नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि दाल को लेकर जो अलग अलग खबरें आई हैं उसमें एक खबर और जुड़ गई है, और खबर यह है कि अब इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ने यह कहा है कि दालों की एमआरपी फिक्स की जाए, मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस तय कर दी जाए। ये सलाह आईपीजीए ने सरकार को दी है, और आईपीजीए का मानना है कि इससे कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी और कंज्यूमर को उचित भाव पर दालें मिल पाएंगी। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं इस पर बातचीत करने के लिए। जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ विमल कोठारी भी हैं, वाइस चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। तो पहले तो बलदेवा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुझाव ठीक है, क्या एमआरपी तय करने का सुझाव? काफी जी सर, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सुझाव दिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। उनका मानना है कि दालों के दाम इतने नहीं बढ़े हैं जिससे कि ये नौबत आए कि आप एमआरपी फिक्स कर दें। और दाल की कीमतें क्या रही हैं पिछले 2-3 महीने में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। चने का भाव 2 जून 2021 को 77.5 रुपये प्रति किलो था, जो अब 60 रुपये किलो है। मतलब 2 जून के मुकाबले 2 जून 2020 को 60 रुपये था, जो अब 77 रुपये 50 पैसे हुआ है। हालांकि अगर 2 महीने का कंपैरिजन करें 2 अप्रैल के मुकाबले 2 जून को, तो महज 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है चना दाल की कीमतों में। तुअर का भाव 105 रुपये था 2 अप्रैल को, और अब 2 महीने बाद 110 रुपये है। उड़द के भाव में कोई फर्क नहीं आया है, 110 रुपये 2 महीना पहले भी बिक रहा था, अभी भी 110 रुपये है। मूंग का भाव तो इनफैक्ट 5 रुपये कम हो गया है, 110 रुपये प्रति किलो था 2 अप्रैल 2021 को, अब 105 रुपये हो गया है। तो मतलब बहुत कोई बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर दाल कीमतों में आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर दिखी नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ बलदेवा जी कि सर, पहले तो आप जरा बलदेवा जी ये बताएं कि दाल कीमतों में जो 2 महीने का आंकड़ा मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से कोई बड़ी बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। तो ये एमआरपी वाला सुझाव आपको कैसा लग रहा है? एमआरपी का, जहाँ तक एमआरपी के सुझाव की बात है, मतीजे जी, आपको याद होगा कि 2 साल पहले आपके चैनल पर के द्वारा भी हमने ये बात काफी प्रमुखता से उठाई थी। उसके बाद ही सरकार रिटेल और होलसेल दोनों प्राइसों को देखने लगी है, दोनों प्राइसों को बात करने लगी है। एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री की शुरू से ये डिमांड रही है कि रिटेल और होलसेल में बड़ा फर्क रहता है। इसी को काबू में करके ही उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सकता है। जहाँ तक भाव की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, दाल के भाव कभी भी एमएसपी के ऊपर नहीं चल रहे थे। एक बात बता दो मसीले जी, दाल पहले जो पॉलिसी बन रही थी सरकार की, ये बोल रही थी कि दालों और तिलहन दोनों के भाव ऐसे होने चाहिए कि किसान अपने आप गेहूं और चावल की खेती कम करके तिलहन और दलहन की तरफ जाए। वो तभी हो सकता था जब उसकी एमएसपी के हिसाब से गेहूं की एमएसपी के हिसाब से आपको दाल और तिलहन के भाव मिले, क्योंकि दाल और तिलहन से गेहूं जो है 2.5 गुना तक पैदावार ज्यादा बताई जाती है। उस हिसाब से भाव मिलने जरूरी थे, और उसी प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही थी, क्योंकि देश को अभी गेहूं और चावल की जरूरत नहीं है, देश को जरूरत है तिलहन और दलहन की। तो इसकी एमएसपी से ऊपर इसके भाव होने चाहिए। दालों के भाव अभी एमएसपी के ऊपर नहीं थे, हाँ तिलहन के भाव जरूर एमएसपी के ऊपर है। इसका हमें बढ़िया रिजल्ट देखने को भी मिलेगा कि आगे तिलहन की खेती बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए उपभोक्ता को कठिनाई हो, लेकिन आगे जाके देश के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दलहन की जहाँ तक बात है, एमएसपी के लगभग पास होके भी सरकार ने 2 कदम उठाए। एक तो तुअर, उड़द और मूंग तीनों का इंपोर्ट खोल दिया। दूसरे जो हमें सबसे बड़ी आपत्ति है
कि भाव न ज्यादा नहीं होके भी सरकार ने उसके ऊपर निगरानी के लिए इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सरकार राज्य सरकारों को कह दिया। इस इंफॉर्मेशन मांगे वहां तक भी ठीक था, लेकिन आपने रिजल्ट देख लिया कि राजस्थान में भी कई जगहों पे टीमें गई हैं और मिलों को रुकवाया गया है काम करने से, और ये कहा गया है कि आप अपना स्टॉक मिल रोक के अपना स्टॉक दोबारा दाल को जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो प्रोसेस में चीज है, वो भी आप भर के उसका तोल करके बताएं। तो उसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत आती है और जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर राज हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो। जो चना 5200 रुपया बिक रहा था, आज चना वो 4600 रुपया मंडिया बिक रही है। आज महाराष्ट्र के हर मंडी 4600 बिक रही है। आपकी आज 7 में आवक थी, 1500 बोरी बासोदा मंडी में आवक थी। यूं ही अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, मंडियों में आवकें भी बढ़ रही है, तो किसानों का ही नुकसान होना है। उसकी 4600 4700 यदि एमएसपी माल बिकेगा तो ये आगे जाके कठिनाई पैदा करने वाली चीजें हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब जब अनलॉक की तरफ देश आगे बढ़ रहा है तो मंडियों में सप्लाई भी बढ़ रही है और तब दाम बहुत कम हो गए हैं। ये बात ठीक है कि हाल के दिनों में किसानों को पहले कुछ अच्छे भाव मिले थे, एमएसपी से ऊपर भाव गया था, लेकिन अब एमएसपी से नीचे भाव आ गया है चने का और आप कह रहे हैं किसानों को नुकसान हो रहा है। तो लेकिन बल्लेबाजी आप एक चीज़ बताएं कि अलग अलग दलहन की इंडस्ट्री फिर अलग अलग राय सरकार को क्यों देती है? अब देखिए आईपीजीए ने कह दिया कि एमआरपी तय की जाए। जब अभी हम रेट की बात कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो फिर ये एमआरपी का मसला कहाँ से आ गया? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुझाव भी आ रहे हैं अलग अलग, मैं पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अलग अलग सुझाव सरकार को दिए जा रहे हैं वो भी पुख्ता सुझाव नहीं है और सारी जो इंडस्ट्री की तरफ से जो भी फीडबैक दिए जा रहे हैं वो अपने हित को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। अब आईपीजीए ने ये सुझाव दिया है, विमल कोठारी वाइस चेयरमैन लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। अभी उनको हमारी टीम ट्राई भी कर रही है, अब वो नहीं आ रहे हैं चैनल पर इस बात को बताने के लिए कि जब दालों के दाम इतने नहीं बढ़े हैं तो क्यों एमआरपी फिक्स होनी चाहिए। तो आप बताएं बल्लेबाजी कि क्या सही फीडबैक जा रहा है क्या गवर्नमेंट के पास? किसी एसोसिएशन का व्यू के बारे में तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि हमें किसानों, उपभोक्ता, इंडस्ट्री तीनों के बारे में सोच के बैलेंस बात करनी होगी। और आपने हमेशा देखा है कि आपका जब भी बात करती है तीनों को ध्यान में रख के करती है। जब तुअर और उड़द का ज्यादा भाव बढ़े तो हमने सरकार को ये भी कहा कि लिमिट मात्रा में इसका इंपोर्ट खोलना जरूरी है, क्योंकि उसके इंपोर्ट के बिना हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने चना और मसूर के बारे में हमेशा ये कहा कि अभी हमारे यहाँ सफिशिएंट माल है, सफिशिएंट इंपोर्ट हो चुका है और किसानों का माल भी आ रहा है, किसानों को भाव मिलना चाहिए, इसलिए इसका इंपोर्ट खोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि हमें 15 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट किसी भी हालत में जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी दालें हो चुकी है। अभी सरकार का भी थर्ड एस्टीमेट में 255 लाख टन दालों का एस्टीमेट बताया गया है। उसके अलावा हमें केवल 12 से 15 लाख टन दाल की जरूरत है इंपोर्ट की, इसके अलावा जरूरत नहीं है, जो सरकार पहले ही उसकी अनुमति दे चुकी है। और 2 दालें ऑलरेडी ओजीएल में है, जो कि मसूर और चना, वो ऑलरेडी ओजीएल में आप जितना चाहे मंगा सकते हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारा प्रयास था कि इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी भी हमारे साथ जुड़ें, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमारी टीम ने लगातार उनको फ़ोन किया, हमारी बात भी पहले हुई थी कि वो जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पता नहीं इस वक्त उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, दाल को लेकर ये ग्राउंड रिपोर्ट है, आगे जो भी खबर इसको लेकर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर और, दालों के साथ साथ खाने के तेल को लेकर एक खबर आई है और उसमें ये कहा गया है कि जो सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि खाने के तेल की कीमतों में नरमी आनी शुरू हो गई है। जो पोर्ट पर खाने के तेल का स्टॉक पड़ा हुआ था उसको सरकार जल्द से जल्द क्लियर कर रही है, क्लियरेंस दे रही है। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम कम हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। डिमांड कम हुई है 15 से 20% की, तो उसका भी इम्पैक्ट आया है। ये तमाम बातें कही गई हैं और हर हफ्ते इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक भी होती है, लगातार नज़र भी बनी हुई है सरकार की तेल कीमतों को लेकर के भी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम चॉइस ब्रोकिंग के और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है।
सुनंद जी, आप बताएं कि गोल्ड का मार्केट अभी कैसा लग रहा है आपको, और आज शाम के लिए गोल्ड में करना क्या चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, आज अगर गोल्ड की बात करें तो थोड़ा सा बिकवाली की तरफ ही रहना बेटर रहेगा। मार्केट में थोड़ा सा काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। 49,200 के लेवल्स पे आप एक बिकवाली करके चल सकते हो मार्केट में। स्टॉप लॉस अगर आपने सीधे 49,450 के आसपास अब रख के टारगेट आप 48,700 पे रख सकते हैं ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में। ये मेरे इसलिए कहने का मतलब है, आज शाम को एक कारबर इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस को लेके, जहां पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का भी डेटा आने वाला है। और अनुमान के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा कम डेटा आएगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए, नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए, जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मेरे रिकमेंडेशन है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज करके 49,200 में बिकवाली करके 48,700 पे टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। अनुज जी, आप बताएं जरा कि आपके हिसाब से आज शाम को गोल्ड में ट्रेड लेना ठीक है या थोड़ा वेट करना चाहिए? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। गोल्ड अभी हम देखें तो $1891 के आसपास चल रहा है। अभी भी इसका जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है, हालांकि डेटा आएगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो करीबन 49,000 के आसपास खरीदारी करें, 48,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,400 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अगेन इसमें 1900-1905 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है आपका अनुज जी? 300 रुपए का स्टॉप लॉस। देखिए वॉलिटिलिटी बहुत हाई है, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखा है। 49,400 टारगेट रख सकते हैं, मीन्स 49,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं, नीचे 48,900 तक भी अगर रेट मिलता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रदीप का, हरियाणा से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रदीप जी। यस सर। हेलो हेलो। जी जी पूछें सर, मैं मस्टर्ड पे पूछना चाह रहा था। मेरे पास सर फिजिकल वॉल्यूम है सर। सर मैं ये दिसंबर तक की फिजिकल में स्टॉक है आपके पास मस्टर्ड का? यस सर। तो दिसंबर तक का इसमें फिजिकल है सर मेरे पास, फिजिकल मार्केट। तो उसमें क्या क्या जी क्या करना चाहिए इनको दिसंबर तक? क्या रहेगा प्राइस? देखिए मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड का ट्रेंड ओवरऑल हालांकि बुलिश है। अभी नियर टर्म में थोड़ा सा करेक्शन इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि मानसून का सीजन में सेंटिमेंटली थोड़ा एग्री कमोडिटीज में प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा दिसंबर तक एक्सपेक्टेशंस है, वहां तक वो रुकना चाहते हैं। तो मेरा अनुमान है कि दिसंबर में उनके सोइंग सीजन चालू होने से पहले 8,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे, तो जिसकी वजह से वहां पे पोजिशन बने हुए रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल प्रीति गुप्ता का है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए प्रीति। सर मेरा दो सवाल था गोल्ड पे और सिल्वर पे। सर पहला सवाल ये है सर कि मैंने 51,000 पे सोना खरीद के रखा है, तो सर मुझे ये जानना था जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है तो सर उसके बाद भाव ज्यादा गिर जाएगा या मैं दिवाली तक अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकती हूँ? और सर चांदी मुझे खरीदनी है तो मुझे किस भाव मिलेगी? अच्छा सवाल आपने पूछा है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर इन दो कमोडिटी के ऊपर आपका सवाल है। बताइए सुनंद जी, क्या जवाब है इस सवाल का? देखिए गोल्ड के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि मैंने आज इंट्राडे के और कल के कारोबार के लिए मैंने सेल का उनका ऑलरेडी पोजीशन है 51,000 के आसपास। तो मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए, बिकॉज दिवाली के आने तक तो मेरा अनुमान है कि 52,000 या 56 तक वापस एक बार टच हो सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स के सिलसिले में रीओपनिंग के साथ ज्वेलरी मार्केट और फेस्टिव सीजन के दौरान में भी अच्छा खरीदारी का मौका बन सकता है। तो उस वजह से दिवाली तक अगर आप रुकना चाहोगे तो 56,000 का फिर से हम लेवल देख सकते हैं, तो वहां पे पोजीशन बनते हुए देखना चाहिए। दूसरी बात सिल्वर की थी कि सिल्वर हालांकि आज इंट्राडे बेसिस और कल के ट्रेडिंग के सेशन के लिए सेलिंग का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 70,000 के लेवल या 70,500 जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है वहां पे अगर उनका बाइंग पोजीशन बना सकते हो वहां पे नियर टर्म के लिए अगर आप बात करो तो या इस महीने के लिए बात करें तो 75,000 तक जाते हुए फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे रीओपनिंग होगा लॉकडाउन में तो जिस उसके वजह से यूरोपियन और यूएस मार्केट्स में काफी इंडस्ट्रियल सपोर्ट देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करो तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिवाली तक हम 1 लाख का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए खरीदारी के लिए अच्छा मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है।
ठीक है, अगला सवाल है रौनक का। पूछिए रौनक। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार, पूछिए। सर ये दालों को लेके जो अभी मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी बनी है, आए दिन गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है, फिर जो दालों से रिलेटेड जो एसोसिएशन है वो अपना कुछ स्टेटमेंट देते हैं, न्यूज चैनल पे कुछ नीचे पट्टी चलती है। तो इसके इन सब वजहों से दाल व्यापार कैसा व्यापार करना चाहिए? नहीं, कैसा व्यापार करना चाहिए अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ खबर आती है तो वो चलती है। और सरकार का भी काम है कि भाई अलग अलग मुद्दे पर अपनी पॉलिसी बनाना, उसके ऊपर नज़र रखना। तो मतलब आपको तो इसी के बीच में ट्रेड करना है। आप ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ना करे, मीडिया में कुछ ना चले, आपका कारोबार चलता रहे, तो ये नहीं हो सकता ना सर। खबर अगर कुछ आएगी तो वो चलेगी चैनलों पर, और अगर सरकार मान लीजिए है तो सरकार भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना। सरकार की नज़र रहती है और हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ? मैं इसमें आपको यही बता सकता हूँ कि आप नज़र रखिए सरकार की पॉलिसी पर, सरकार के डिसीजन पर कि क्या होता है, और उस हिसाब से अपना कामकाज करिए। चलिए, अगला सवाल आ रहा है तेलंगाना से। पूछिए। हेलो, मेरा चांदी पे सवाल है, चांदी पे और जिंक पे। चांदी जो है अपना जी बिजनेस में जो है फरवरी 15 और 16 या 17 ये डेटों में अपना एक स्टेटमेंट आया था सर, जून 20 तक तो चांदी में 90,000 रुपए किलो जाएगा बोल के पक्का बोले थे अपने एनालिस्ट। अभी जून 20 आने में कुछ लंबा समय नहीं है, तो जून 20 तक क्या हाल है? पक्का तो कुछ नहीं होता सर मार्केट में। नहीं, पक्का का सवाल नहीं आता है, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन चांदी तेजी से बढ़ी रही है। चांदी 72,000 के ऊपर भी गई, 73,000 के ऊपर गई। अब देखते हैं कि जून के आखिर तक का क्या टारगेट हमारे एक्सपर्ट देते हैं। बताइए अनुज जी, जून के आखिर तक क्या प्राइस चांदी का आप देख रहे हैं? देखिए, जून के एंड तक मुझे लगता है कि भाव में 73,000 से लेकर 74,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि काफी पॉजिटिव ट्रेंड है चांदी का, तो 74,000 के ऊपर ही हम टारगेट करें। बट अगर आप 73 और 74 को टारगेट करेंगे तो उसके ऊपर अगर भाव चलते हैं तो फिर आप 78 को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली भी यहाँ पर बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिली है। तो चांदी में आप 74 का टारगेट रखें। 74 के ऊपर मार्केट अगर चलता है तो आप 78 का टारगेट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ। गोपाल जुड़ रहे हैं, बताइए गोपाल जी। नमस्कार सर जी। गुआर पड़ा है हाजिर में, तो मानसून टाइम पर बता रहे हैं केरल पहुंच चुका है, तो इसमें कितनी गिरावट आएगी 15 दिन में? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मानसून आ गया है तो ग्वार गिरना ही चाहिए, मतलब आप ये सोच रहे हैं। बताइए सुनंद जी। देखिए, अगर ग्वार सीट की बात करें तो ग्वार सीट का थोड़ा उतना डाउनसाइड लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है मुझे। एक खास वजह कि हालांकि सेंटिमेंटली जैसे आपने कहा था कि थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रो कमोडिटीज में, तो मेरा अनुमान है कि 4,000 के लेवल तक ही मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक और खास वजह है कि ग्वार सीट और ग्वार गम का भी डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है, क्रूड प्राइसेस की काफी तेजी है और डिमांड का रिकवरी सप्लाई से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन देखा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार, जिसकी वजह से ग्वार गम और ग्वार गम पाउडर का भी डिमांड आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में एक्सपोर्ट्स का काफी अच्छा डिमांड हो सकता है इंडिया की वजह से। तो मेरा अनुमान है कि 4,000 के नीचे लेवल नहीं दिखाई दे रहा है ग्वार सीट में। तो अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो करंट लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हो, और नियर टर्म टारगेट्स के लिए 4,300 4,500 तक आप रख सकते हो। ठीक है, बलवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए बलवीर सिंह साहब। सर जिंक में एक हफ्ते लगे, क्या करना चाहिए? जिंक में क्या करना चाहिए बताइए अनुज जी। जिंक में करंट मार्केट प्राइस पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, बेस मेटल में एक ट्रेंड डाउन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना से स्टेटमेंट आया और इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न है, हमें लगता है कि यहाँ पर बेस मेटल में ट्रेंड डाउन रह सकता है। तो जिंक भी हमें लगता है कि यहाँ पर डाउन रहेगा। तो जिंक में आप बिकवाली का ट्रेड बनाएं। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको 228 225 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो जिंक में और बाकी बेस मेटल में हमारी सलाह में बिकवाली का ट्रेड आपको बनाना चाहिए। कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर ने 745 का घर तोड़ दिया, 700 की संभावना बनती है क्या? नमस्कार। बताइए सुनंद जी, कॉपर में
देखिए कॉपर की बात करूं तो ट्रेंड में अभी भी मैं थोड़ा सा बिकवाली की तरफ ही रहूंगा मार्केट के ट्रेंड में। हालांकि अभी काफी अच्छा गिर चुका है तो मैं इमीडिएट बेसिस में बिकवाली करने नहीं दूंगा। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए 743 745 के लेवल्स पे, वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। नियर टर्म में टारगेट आप 735 तक आप रख सकते हो। अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे जून महीने में तक रखना चाहते हो तो मुझे 720 तक नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंडस्ट्रियल कंसर्न के वजह से ही थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है बिकवाली करके चलना चाहिए कॉपर में। ठीक है, नीलेश चौधरी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए चौधरी जी। मैं ये चाहता हूँ सर, मेरे पास में चने हैं, मैं एक किसान हूँ, तो मुझे ये पता करना था कि मैं इस चने को रखूं या निकाल दूं, बेच दूं। अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए सुनंद जी, किसान हैं, इनके पास चने का स्टॉक है, ये जानना चाहते हैं कि अभी बेच दें या रखे रहें, आगे अच्छा भाव मिलेगा। देखिए चने की बात करें तो चने में तो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही है। हालांकि नियर टर्म में थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभी रिसेंटली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि सरकार काफी डिसीजन ले रही है दाल के में उसमें, और ने भी बीच में डिसीजन लिया था कि प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू रहेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी न्यूज आया था कि प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू रहेगा 15 जून तक। तो नियर टर्म के लिए बिकवाली करके चलना चाहिए, लेकिन आप अगर किसान हो तो होल्ड करके चलिए। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए तेजी ही दिखाई दे रही है, और अगर आप फेस्टिव सीजन तक रुकोगे तो 6000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली कॉल। हमारी कॉल बेस मेटल में रहेगी, कॉपर में, जहां हमने बिकवाली की सलाह दी है। यहाँ मैं टारगेट रिवाइज करना चाहूंगा, टारगेट नीचे 735 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल कुकुड़ में रहेगा। कुकुड़ में खरीदारी करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 2700 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अपसाइड टारगेट आप 3000 तक आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 231 पे लगाएं, टारगेट 218 215 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, सुनंद जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।